अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, हमने देखा कि सवाबी जलसे में अली अमीन गंडापुर की जानिब से कारकुनान से अहद लिया गया और जिस तरह की गुफ्तगू हुई वो भी सबने देखी। हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से कहा गया कि जो फाइनल कॉल है वो बानी PTI देंगे। फिर इमरान खान साहब ने भी कल इसकी तस्दीक कर दी। इसके बाद राना सनाउल्लाह का बयान आना कि बानी PTI जिस किस्म की कॉल दे रहे हैं उसके नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारे क्रैक डाउन करेंगे, उन्हें खुली छूट मिलेगी और फिर ये रोएंगे। आज की हमारी जो फर्स्ट स्टोरी है वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई हुकूमत PTI से निपटने के लिए इन एक्शन है और अडयाला के बाहर से PTI रहनुमाओं की जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद रिहाई, क्या पैगाम दिया जा रहा है। आज की दूसरी स्टोरी में हम पंजाब के नापसंदीदा 5वें मौसम यानी स्मॉग पर गुफ्तगू करेंगे जिसने पंजाब को तकरीबन जकड़ लिया है और निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए, सरकारी दफातर भी 50% बंद हैं, यानी 50% जो लोग हैं वो घरों में रहकर काम कर रहे हैं। उन्हें हिदायत दी गई है, ऑनलाइन मीटिंग्स लेने का कहा गया है, लेकिन स्मॉग ने अपना काम कर दिखाया है। हुकूमत बज़ाहिर स्मॉग रोकने में नाकाम नजर आ रही है। अब तक क्या इंतजाम हुए और आगे स्मॉग के खात्मे के लिए क्या तदाबीर अपनाई जाएंगी, आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे आईनी बेंचेस की जो 14 नवंबर से समात का बाकायदा आगाज करने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सामने मुकदमात मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है। इन तमाम स्टोरीज पे बात करने के लिए, डिस्कशन के लिए तज्ज़ियाकारों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इसके साथ साथ सना मिर्ज़ा साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब, आज अडयाला में मुलाकात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जब पहुंचे तो वहां पे उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। असद कैसर, शिबली फराज, उमर अयूब, हामिद रजा और अहमद खान को हिरासत में लिया गया, फिर उन्हें रिहा कर दिया गया। आदिल साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि जिस तरह की कॉल बानी PTI दे रहे हैं ये काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत ने आज एक्शन लिया, गिरफ्तारी हुई, फिर रिहा कर दिया कारकुनों को। क्या मैसेज दिया गया हुकूमत की जानिब से? देखें, आज जो मुलाकात थी और इसमें जो है वो उनकी सीनियर लीडरशिप थी, उसमें 3 अपोजिशन लीडर्स थे। एक कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर थे, सेनेट के थे और फिर पंजाब असम्बली के थे। तो ये जिस तरह से उनको 1 घंटा 45 मिनट मुलाकात के लिए इंतज़ार करवाया गया और फिर उनकी जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और फिर रिहा किया गया। बेसिकली तो आज की जो मुलाकात थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पर थी, जो अगर जेल इंतज़ामिया ने ख़ुद इस गारंटी दी थी जो है वो हाई कोर्ट को इस हवाले से, लेकिन आज अगर वो मुलाकात नहीं करवाना चाहते थे तो उसका कोई और तरीका हो सकता था। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो 144 है वो हर किस्म के जो सियासी मकासद है उसके लिए किसी भी वक्त इस्तेमाल की जा सकती है। तो आज भी जो जेल के बाहर सूरत हाल नज़र आई उसमें पंजाब हुकूमत की जो पुलिस, पंजाब पुलिस, उसने जो है इन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया, जो कि जो कौमी असम्बली और सेनेट में जो एक SOPs तय किए गए थे। जब हमने अभी कुछ अर्सा पहले जब असम्बली के अंदर इस किस्म की गिरफ्तारियों का तसलसल देखा था तो उसके बाद भी एक कमेटी बैठी, सारे मामला तय हुए। लेकिन आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या, हुकूमत बिला वजह जो है वो चीज़ों से पैनिक हो रही है, सूरत हाल से ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर रही है और ऐसे जैसा कि PTI चाहती है कि एक ऐसी सूरत हाल हो जिसमें उनका जो बयानिया है उसको इंटरनेशनली जो है उसको पजीराई मिले और हुकूमत उसमें मुकम्मल जो है उनको मदद फराम कर रही है इस तरह की हरकतें करने से। अगर आपने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना था, उनको आपने डिटेन नहीं करना था ज़्यादा टाइम के लिए, तो फिर इस किस्म की हरकत की ज़रूरत नहीं थी। तो अब मसला ये है कि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है और दूसरी तरफ जो है जो पंजाब पुलिस है उसकी ये ओछी हरकत है। यकीनी तौर पर इसके पीछे से हदायत आई होंगी कि उनको मिलने आज मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। बेसिकली जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक तो मंगल के रोज़ जो है वकला मुलाकात करते हैं, लेकिन चूंकि केस कोई ऐसा नहीं था इसलिए वकला की मुलाकात नहीं हो सकी। तो ये काबिल अफसोस वाक़या है। हुकूमत को इस किस्म की ओछे हथकंडों से बाज रहना चाहिए। ठीक है, हुकूमत को बाज रहना चाहिए। हारिस साहब, आपको भी ये लगता है कि हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है? क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से कह रही है कि हम हकीकी आज़ादी मार्च करेंगे और नवंबर का महीना उन्होंने मुख्तस किया है, हमने बानी PTI की गुफ्तगू भी सुनी, हुकूमत कुछ पैनिक हो गई है? इसमें बात ये जवेरिया से समझने की है। देखिए, अगर हुकूमत
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाती है, अवाम को डिलीवर करती है, जो आपने मैंडेट लिए है उसके मुताबिक काम करते हैं, इकोनॉमी को आप स्टेबलाइज करते हैं, प्राइस की कीमत डाउन करते हैं, पेट्रोल डीजल बिजली की कीमत डाउन करते हैं, अवाम को रोजगार देते हैं, then people will start forgetting PTI and they will start gaining confidence in the government. So you need to improve your governance. आपने क्या गवर्नेंस इंप्रूव कर ली है इस मौके के ऊपर। फिर सेकंड ये कि ये देखना है कि ये जितने पीटीआई के लीडर्स गए थे, क्या इनको पहले से इजाज़त मिल गई हुई थी जेल मैनुअल के मुताबिक या जेल सुपरिटेंडेंट से, या जिसने भी इजाज़त देनी थी, अगर नहीं मिली थी then there was no need. और सेकंड ये कि आप जब इस तरह के काम करते हैं तो आप ऑपोजिशन को मौका दे रहे हैं कि वो एक्सप्लॉइट करे सिचुएशन को। वो खाम का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, बात भी करेंगे, और माइनर आपने 1 महीने घंटे के बाद उनको छोड़ भी दिया। तो व्हाट वाज द पर्पस, व्हाट हैव यू गेन्ड, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी, ये सोचने की बात है। मेरे ख्याल में ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी सोचने के लिए कि ऐसे मौके के ऊपर अगर 141 लगी हुई है तो देन रिमेन टू 2-2 की टोलियों में रहें। उसके बाद आपको अगर मना कर दिया जो गो बैक, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है। गवर्नमेंट को अभी भी चाहिए इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं इस पे स्टेबिलिटी लाने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने के लिए कि आप बैठे डायलॉग करें, आप इनवाइट कर लें, ना पीटीआई आए, देन बॉल विल बी इन द कोर्ट ऑफ पीटीआई मेंबर्स कि वो नहीं आए, हमने बुलाया था, सुने, डोंट एग्री टू देम, आप ना माने, गेन। ठीक है, आपको इस तरह से लग रहा है कि इस तरह के एक्शन से बेहतर है कि हुकूमत जो है वो गवर्नेंस को बेहतर बनाने की बात करे। लेकिन सना, हमने देखा कि व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कोई लेगेसी ऐसी तो नहीं छोड़ी कि अवाम उनका इंतजार करे। एक तो ये सवाल, और दूसरा ये कि आज जो वाकया पेश आया, रहनुमाओं की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, फिर उन्हें रिहा भी कर दिया गया, आपको क्या लगता है हुकूमत जो है वो बौखलाहट का शिकार है? नहीं, मेरा ख्याल है, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, माजरत मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर सकी। देखिए, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आया उनकी गिरफ्तारी क्यों अमल में लाएगी। मुझसे पहले जो सीनियर पैनलिस्ट थे उन्होंने बड़ी हद तक वजाहत की कि अगर आपने गिरफ्तारी करनी भी थी तो उसका कोई मकसद होना चाहिए था, और अगर वो मकसद मौजूद नहीं था, आपने सिर्फ उनको अंडर प्रेशर लाना था। तो आई थिंक पीटीआई के लीडर्स ऑलरेडी उस फेज में जा चुके हैं जब उनको पता है कि जो सामने फ्रंट पर आ रहे हैं वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं, किसी भी वक्त उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर हो सकता है। तो दे आर एक्चुअली मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि हुकूमत हर वो कदम उठा रही है जिससे उसको मजीद हजीमत का सामना करना पड़े। आप उनको गिरफ्तार करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको अंडर प्रेशर रखते हैं और कुछ घंटों के बाद उनको छोड़ देते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज का कोई मकसद नहीं होता। हमें याद होगा जब ये लेजिस्लेशंस की बात हो रही थी, जब बैनुल-अक़वामी वफूद के आने की सदूर की बात हो रही थी, उस वक्त पीटीआई ने कहा था कि हम बी चौक में आके एहतजाज करेंगे। जब यहाँ पर 3 रोजा कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद में, उस वक्त कितना अंडर प्रेशर लाने की पीटीआई ने कोशिश की थी और वो प्रेशर काम कर गया था। आपने उनसे कहा जी खान साहब से आपकी मुलाकात करवा देंगे, आपने कई घंटों उनको वहां पर बिठाया और फिर मुलाकात भी नहीं हुई। कहने का मेरा मकसद ये है कि दोनों तरफ बेसिकली नर्व्स का गेम है, किसकी नर्व ज्यादा स्ट्रांग है, कौन किसको ज्यादा अंडर प्रेशर ला सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त जो सियासी लीडरशिप सामने आ रही है, एक चीज जो मुझे मुख्तलिफ लग रही है पिछले कुछ मुलाकातों के मुकाबले में, वो ये कि अब मुलाकातों के लिए ज्यादातर सियासी लीडरान खान साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं। पहले हम ये देखते थे कि वकला की एक फौज होती थी जो खान साहब से मिलती थी और उसके बाद वो फौज चली जाती थी, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन होता था पार्टी का वो ज्यादातर वो वकला के थ्रू ही फ्लोट किया जाता था। लेकिन अब सियासी लीडरान सामने आए हैं जो पहले डर और खौफ में मुब्तला थे, जो छुपे हुए थे या जो कोशिश कर रहे थे कि वो मेन स्ट्रीम में सामने लाइमलाइट में नजर ना आए। अब वो सियासी लीडरान सामने आ रहे हैं क्योंकि अब उनको अपने अपने हलकों में भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि इससे पहले हम देख रहे थे कि वकला सामने थे, अब सियासी जो लीडर्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। बानी पीटीआई से मुलाकातें की हो रही हैं। आदिल साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने एक और जानिब इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बानी पीटीआई की रविश यही रही और वो मुज़ाकरात की बात नहीं करेंगे, वो मिल बैठने की बात नहीं करेंगे, तो उन्हें कोई आसानी नहीं मिलेगी। तो क्या इसे कोई कॉल समझे हम, एक दफा फिर मुज़ाकरात की दावत दी है उन्होंने? देखिए, एक तो चीज़ ये है कि जो बयानिया तहरीक इंसाफ का है उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि वो मज़ामती सियासत जो है वो अपनी जारी रखे। और वो जो आप देखें अभी जो स्वाबी का जलसा है उसमें जिस किस्म की जो है वो दावे किए गए और जिस तरह से ऐलानात किए गए, वो कारकुन को जो है वो अंगेज
जो है उन्होंने किया हुआ है। अभी तक को तो कोई बड़ी यानी कि इस्लामाबाद या पिंडी की तरफ मार्च का तो कोई उन्होंने कॉल नहीं दी, लेकिन वो अपने कारकुन का जो जज्बा है उसको जिंदा रखने की कोशिश कर रही है और तहरीक इंसाफ काफी हद तक इस मामले में कामयाब है। गो के वो उसने 2-3 नाकाम मोमेंट्स किए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका कारकुन उसी तरह से चार्ज नजर आता है। तो ये बड़ी कामयाबी है एक पॉलिटिकल जमात की कि वो अपने कारकुन को एंगेज रखे। सबसे बड़ा बयानिया उनका मज़ामती बयानिया है और वो उसी बयानिए को जो है वो लेके जा रहे हैं। तो एक पसे पर्दा बहुत सारे मामला चल तो रहे हैं, बहुत सारी हमने देखा अभी रिलैक्सेशन भी तहरीक इंसाफ को मिली और ये एक तसलसल हो सकता है, लेकिन अगर ये तवक्का की जाए कि वो कोई मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि जो इमरान खान है या वो इस तरह के मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये उनका बयानिया दफन करने के मुतरादिफ होगा। इसलिए वो इस तरह की जो मज़ाहमती सियासत है, जिस तरह से उनका जेल में बिहेवियर माजी की निस्बत थोड़ा सा जो है वो टून डाउन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो मज़ाहमत उनकी पार्टी से जो है वो हमें इसी तरह जो है वो नज़र आएगी, क्योंकि ये उनकी पार्टी का खासा भी है और उनका बयानिया भी है और उनका कारकुन भी जो है इसी वजह से उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। नवाज शरीफ का बयानिया था वोट को इज्जत दो, वो भी मज़ाहमती बयानिया था, उसको भी इसी तरह पजीराई मिली थी। तो ये पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें मज़ाहमत जो है बड़ा मैटर करती है, मज़ाहमत बहुत मैटर करती है। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि जो सियासी जमातें हैं वो मज़ाहमती बयान बनाती ही इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अवाम को अप्रोच करने में मज़ाहमती बयानिया बड़ा कारगर साबित होगा? देखिए, ऑपोजिशन का काम है, पीटी का काम है टू रिमेन रेलेवेंट। अपने कारकुनों को एक उम्मीद दिला के रखेंगे, समथिंग विल हैपन। एवरी 2-3 महीने बाद ऐसा स्लोगन देते हैं कि वो फिर एक दफा एक्टिवेट हो जाते हैं। गवर्नमेंट का काम है कि इसको पुल डाउन करें, इनको रेलेवेंट मत होने दें। आज के इंसिडेंट में व्हाट द गवर्नमेंट हैज गेन्ड 0/0 एंड पीटी हैज गेन्ड कि वो रेलेवेंट, फिर उनका शोर मच गया कि जी बड़ी जाती हो रही है, विक्टिम कार्ड उनको मिल रहा है। यू शुड बी केयरफुल। सेकंड, ये जो स्टेटमेंट अली अमीन गंडापुर ने, ये एक्चुअली सारी सियासत पीटी की खराफत है। एक तो सीएम का ये काम ही नहीं होता कि वो हर जलसे में, जुलूस में, धरने में साथ चल। He has to, he is the chief executive of a province. उनका काम है प्रोविंस में काम करना। और केपी के जो पीटीआई के जो सदर, जनरल सेक्रेटरी, डिवीजनल प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जो दे हैव टू डू ऑल दिस, ही हैज टू गिव देम सपोर्ट। सेकंड, जो नारेबाजी करनी या तो उस पर अमल करें, नारेबाजी नहीं करते शेर है इधर कुछ भी नहीं होगा। थर्ड बात ये है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है इसका कोई फायदा नहीं है कि हम आएंगे ये करेंगे, क्या होगा? आप आज नारे लगेंगे कि जी हम फलां तारीख को, हम जी सारे निकल रहे हैं। जो सिस्टम है हुकूमत का, वो आपके मेन पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लेंगे, विन लीडर्स को पकड़ लेंगे। व्हाट विल यू गेन? जो गरजते हैं वो बरस से नहीं, आपको ये इनको समझ आना चाहिए। पार्टी इस वक्त लीडरलेस है, तो असल लीडर इनका जेल के अंदर है। आप ये आपस में अपनी दुकान चमका रहे हैं, कुछ लॉयर्स हैं, तो आप नजर आने चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स। ब्रिगेडियर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त करें। अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, जो वो गुफ्तगू करते हैं, उसकी तो हर फोरम पे मजम्मत की जाती है। लेकिन सना, ये भी कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडा साहब को मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल है बानी पीटीआई की। मेरा ख्याल है कि ये भी पहले चेक कर लेना चाहिए कि उसके अलावा भी किसी की पुष्ट पनाही हासिल है या नहीं है। मतलब वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे बेहतर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जितना मजाक उनका बन रहा है और जितनी तनकीद उनके ऊपर हो रही है, उसके बावजूद मतलब मैं उनकी हठधर्मी को सलाम पेश करती हूँ कि किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इसमें ये पहलू भी गौर करने के लायक है कि उस तमाम सिचुएशन, उस तमाम तनकीद के बावजूद हर पीटीआई का वो बंदा जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखता है, 2-4 को छोड़ के वो जिस तरीके से आके गंडापुर साहब के हवाले से शिकायत करता है खान साहब पे, खान साहब को दाद देनी चाहिए कि उसके बावजूद 100% ट्रस्ट कर रहे हैं वो गंडापुर साहब के ऊपर, फिर उनको फ्री हैंड दे रहे हैं, उनके डिसीजंस को ओन करने को पार्टी को कह रहे हैं। जितना वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं विफाक, सना वैसे दोनों पर्सनालिटी रिलेट तो नहीं करी, लेकिन माजी में याद हमें किसी और की भी आ रही है।
नहीं, मुझे तो बहुत सारे लोगों की याद आती है, लेकिन मैं आपका प्रोग्राम बंद नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगी कि देखिए, ये समझने की जरूरत है कि खान साहब का उनको मतलब उनका फुल कॉन्फिडेंस हासिल है। खान साहब को पता है कि वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, और खान साहब ये होता है कि पार्टी ऑन नहीं कर रही होती उनके स्टेटमेंट्स को, लेकिन खान साहब उनके स्टेटमेंट्स को ऑन कर रहे होते हैं, जो बाद में वो खुद भी रिवर्स कर देते हैं कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन असल इशू ये है कि खान साहब कहते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। वो जो डिसाइड करेंगे, बजाहिर तो पीटीआई की जो लीडरशिप है वो उनकी लीडरशिप में आगे बढ़ रही है। हालांकि गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद थे। जो बुनियादी मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो उमर अयूब साहब है, शिबली फराज साहब हैं, या दीगर बैरिस्टर गौहर साहब है जिनके पास ओहदा मौजूद है। लेकिन आई थिंक वो एक म्यूचुअल ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। और आई थिंक इस वक्त जिस सेम पोजीशन के ऊपर हैं गंडापुर साहब, अदर देन तमाम क्रिटिसिज्म के, आई थिंक वही वो कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं जो कि इदारों, सियासी जमातों और हुकूमतों के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो सकता है। इस चीज के ऊपर भी फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि वो जो बार बार कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई में मैंने किरदार अदा किया है, पूरी पार्टी ने उस स्टेटमेंट को डिसऑन किया, लेकिन उसको फर्दर क्लैरिफाई नहीं कर सके गंडापुर साहब। लेकिन अगर बैकडोर चैनल के ऊपर ऐसा हो रहा है तो आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये अच्छा है। और मैं इसको इससे कनेक्ट करना चाहूंगी कि जो खैबर पख्तूनख्वा में सो कॉल्ड वो जलसा कर रहे थे, जिसको बाद में कुछ लोगों ने कहा पीटीआई के कि हमने तो जिरगा करना चाहा था, हम जलसा नहीं करना चाह रहे थे, तो उसमें उन्होंने कोई लाइन ऑफ एक्शन अपनी अनाउंस करनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन उन्होंने उसको अपहोल्ड कर लिया। और उन्होंने कहा कि जब खान साहब वो कॉल देंगे उसके बाद उस फैसले को फ्लोट किया जाएगा। तो आई थिंक उसकी टाइमिंग को मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है कि उन्होंने क्यों खामोशी इख्तियार की है। क्या कोई खामोश अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत पहले खवातीन को रिलीफ दिया जा रहा है? इस क्लॉज को भी मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि अलीमीन गंडापुर राइट ट्रैक पे हैं और वही हैं जो लहू गरमा रहे हैं आवाम का और सपोर्टर्स का। इस चंक को कंक्लूड करते हुए आप सबसे वन लाइनर आंसर लेना चाहूंगी। सर्दी की आमद है, तहरीक इंसाफ सियासी टेम्परेचर बढ़ाने वाली है। नवंबर में कुछ हम देखेंगे कि कुछ हमें सियासी तौर पे कुछ नया मिलेगा, कुछ तब्दीली मिलेगी? आदिल साहब। बिल्कुल जो है वो देखें, वकला का जो जैसे सना बात कर रही थी, वकला इसलिए बैकफुट पे चले गए हैं कि जो 26वीं तरमीम के बाद जो बहुत सारे अदालती चेंजेस आई हैं उसकी वजह से तहरीक इंसाफ को लगता है कि अब उनको अदालतों से उस तरह से शायद रिलीफ ना मिल सके, इसलिए अब उन्होंने पॉलिटिकल एफर्ट्स जो है वो शुरू कर दिया। और आने वाले दिनों में उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो बढ़ती नजर आ रही है। उसका मकसद सिर्फ यह है कि वो इंटरनेशनली प्रेशर जो है वो बिल्ड करे, और जो अमेरिका में तब्दीली आई है उसका असर जो है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो आए, ताकि वो इमरान खान के लिए कोई रास्ता आसान हो सके। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि नवंबर के महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी पारा बढ़ाने वाली है। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मैंने नहीं ख्याल किया कोई ऐसी बात होगी। आई डोंट थिंक कि ये कोई थी, क्योंकि वजह ये है कि अमेंडमेंट 26 अमेंडमेंट आ गई, लॉयर्स डॉर्मेंट इन जो हामिद साहब ने बात, बैरिस्टर ने, वो भी कुछ नहीं हुआ। नारेबाजी लगाई, वो खत्म हो गई। और नवंबर में क्या करेंगे? लीडर उनका बंद है। बाकी ये लीडर जो हैं ये काफी हद तक कमजोर हैं, इनमें वो बाइट नहीं है कि ये अवाम को जो ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगता? सना व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है नवंबर जो है वो सियासी टेम्परेचर बढ़ने वाला है? मेरा ख्याल है कि इसके लिए हमें 190 मिलियन पाउंड केस के डिसीजन का फैसला करना चाहिए। पीटीआई की जो ऊपर की लीडरशिप है वो उसी डिसीजन का वेट कर रही है। आई थिंक उसके बाद ही स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि जो एक कोशिश उनकी तरफ से हो रही है, अगर वो कोशिश कामयाब होती है तो आई थिंक ये बिल्कुल सुकून से रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन अगर उनको लगा कि कहीं उनके लिए कुछ ऐसा होने जा रहा है जो उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो आई थिंक उसके बाद होगा। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि नवंबर दिसंबर में कुछ बहुत हैपनिंग्स होने वाली हैं पीटीआई के लिए। चलें देखते हैं, आने वक्त डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे। पंजाब इस वक्त स्मॉग की जद में है, क्या सूरत हाल है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। स्मोग इस वक्त उरूज पे है पंजाब के साथ साथ अब ये भी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद भी तकरीबन अब इसकी जद में आने वाला है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वह सिचुएशन है, फ़िज़ा में सांस लेना दुश्वार है। 2015 की अगर हम बात करें तो उस वक्त स्मोग का वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था, जब समझ नहीं आ रही थी कि फ़िज़ा में जो धुआं है अगर ये फोग नहीं है तो क्या है। तो फिर पता चला कि फोग प्लस स्मोक के मिलाप से एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, स्मोक, ये स्मोक है। तो 2015
से 2024 आ गया, लेकिन स्मॉग की सूरत हाल में हर गुजरते साल के बाद इजाफा हुआ और इस साल यानी 2024 में एक वर्स्ट सिचुएशन है जिससे हम गुजर रहे हैं। पंजाब की अब तक सूरत हाल है, हुकूमती इकदाम जो हैं वो कैसे हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। आदिल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, अगर शुरू में या 2015 के बाद ये जो साल गुजरे हैं इसमें हुकूमती रवैया इस हवाले से कुछ पॉजिटिव होता, यहाँ पे कुछ तवज्जो दी जाती तो हालात ऐसे ना होते जो अब थे? देखिए, मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी जो है वो तो इंटरनेशनल मामलात हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस किस्म के हमें हालात देखा आ रहे हैं। जो स्मोग है वो बड़ी गैर रवायती सी, गैर मामूली सी सूरत हाल है हमारे रीजन के अंदर, और जो आलमी इदारा सेहत है उसका जो म्यार है माहौलियात के हवाले से उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो इस वक्त सूरत हाल जो है पंजाब के अंदर हमें ख़राब नज़र आ रही है। और जो हम देख रहे हैं कि लाहौर समेत कई शहरों के अंदर 1000 से ज़्यादा जो है वो इंडेक्स ऊपर जा चुका है। हालांकि 300 के बाद जहरीली जो मादा है वो फिज़ा में शामिल होता है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल काफ़ी, यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 1 करोड़ से ज़्यादा जो है वो बच्चा जो है वो इस सूरत हाल से मुतासर हो सकता है। इसके अलावा जो दिगर बीमारियों के शिकार लोग इसके अलावा हैं। ऑलरेडी हुकूमत ने जो इकदाम किए उसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि आपने रक्षा पर पाबंदी लगा दी, लेकिन उसके लिए आपने कोई अल्टरनेट सोल्यूशन उनको नहीं दिया। जाहिर सी बात है, रक्षा एक गरीब आदमी चलाता है, जब तक आप उसको कोई अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं देंगे वो किस तरह से, अब आपके ने पाबंदी भी लगाई हुई है और दूसरी तरफ उस पाबंदी पे जो है उस तरह से इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा। इसके अलावा और बहुत सारे मामला हैं। 30% जो स्मोक जो है वो इंडिया से जो है पाकिस्तान की तरफ आती है, तो अब इसमें ज़रूरी यह है कि बायलैटरल जो है वो चैनल खोलना चाहिए इस इशू के ऊपर। दोनों तरफ की हुकूमत पंजाब ने भारतीय पंजाब के चीफ मिनिस्टर को खत लिखने का फैसला किया था, लेकिन उसके ऊपर भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा जो है मुल्क से बाहर है इस वक्त, और इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। लोगों के लिए सांस लेना जो है वो दुभर हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही सांस लेना मुहाल है, मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं, स्कूल्स बंद कर दिए हैं, कॉलेज बंद कर दिए हैं, मार्केट्स के टाइम तब्दील कर दिए हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको नहीं लगता इट्स टू लेट? ये तमाम इकदाम पहले उठा लेने चाहिए थे, अब तो ये आफत आ गई, अब इकदाम लिए जा रहे हैं तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो देखें, अगर 2015 से ये प्रॉब्लम चल रही है तो ये अप्रैल मई में व्हाई थिंग्स वर नॉट एक्टिवेटेड। पंजाब, इंडियन पंजाब गवर्नमेंट से हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने क्यों रब्ता नहीं किया, आपस में कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया? नंबर 1। नंबर 2, आपने उस वक्त जो ब्रिक किलर्स हैं इनको बंद क्यों, जो सबसे बड़ा स्मोक जेनेटिक फैक्ट्रीज क्यों बंद नहीं की? आपको अभी सोचना चाहिए, बल्कि 3-4 साल पहले पे सोच देते कि किलन बंद कर दें। आप पूरे सिंध में, कराची में ब्लॉक सीमेंट के होते हैं, उससे कंस्ट्रक्शन आप वो वहां पर शुरू करें और आप स्ट्रेट अवे स्मोक को खत्म कर दें। पूरी क्रॉप जब यहाँ पंजाब में ये चावल की कटती है, गंदम की कटती है, पूरे उसको आग लगा दी जाती है। व्हाई कुडंट वी मैनेज द गवर्नेंस? ठीक है, उसके बाद इस आंसर के स्कूल कॉलेज बंद कर दो, बच्चों की हेल्थ खराब हो रही है, नुकसान हो रहा है। ये अवाम अपने नुमाइंदों को क्यों लेकर आते हैं? व्हाई डू दे सिट इन असेंबलीज? रिप्रेजेंटेटिव क्यों लाते हैं? कि उनके लिए कानून साजी करें, उनके लिए हालात बेहतर, एनवायरनमेंट क्रिएट करें। आपने एनवायरनमेंट वालों से पूछा कि कैसे इसका हल होगा? आपने कोई बाहर से कोई टेक्निकल एडवाइजर लिए, उनसे पूछे कंसल्टेंट के जी कैसे हल हो? आप इस वक्त कह रहे हैं हमने लेटर लिखने, अब व्हाट इज द पर्पस? जब आपका सर पानी इसके ऊपर से गुजर है, सर के ऊपर से, तो आप क्या कर रहे हैं? इज देयर एनी आंसरेबल? ठीक है ना, ये बातें हमारी अब हमें चाहिए, अवाम को पूछना चाहिए अपने हलकों में, असेंबली में ऑपोजिशन को पूछे, बजाय आपके के पीटीए की लड़ाई, ऑपोजिशन की लड़ाई। और ब्रिगेडियर सर, जब हर साल की तरह पता था कि इस साल भी स्मॉग से निपटना पड़ेगा तो फिर पेशगी इक़दाम होने चाहिए थे। सना, आपको भी ऐसा लगता है कि ये इक़दाम जो अब उठाए जाए हुकूमत की जानिब से, ये इक़दाम पहले उठा लेने चाहिए थे और इससे पहले हुकूमत ने इतना सीरियस नहीं लिया था स्मॉग को? नहीं, मेरे ख्याल से तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपको पता ही नहीं है, हुकूमत ने तो बहुत सीरियस लिया है। वज़ीर आला पंजाब जेनेवा में बैठी हैं, उसके अलावा जो उनकी मावनत करते रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, उनसे पहले मुख्तलिफ दौरे मुल्कों के कर रहे हैं। वहाँ जाकर वो बता रहे हैं कि देखिए स्मोक कितना बड़ा मसला है और इसके लिए हम बाहर दुनिया के दौरे कर रहे हैं। COP29 का इजलास हो रहा है, उसमें शिरकत कर रहे हैं।
मैं वही कह रही हूँ ना, जो माहौलियात की मिनिस्ट्री देखती हैं उनकी मुशीर मरियम औरंगजेब साहिबा, वो उनके 2 बैग उठा के पूरी दुनिया में घूम रही हैं, तो आप बताएं स्मोक के लिए एफर्ट्स क्यों नहीं कर रहे वो? सबसे पहले आपने स्कूलों के बच्चों को घर बिठा दिया, आपने कॉलेजों के बच्चों को घर बिठा दिया, आपने यूनिवर्सिटीज के बच्चों को घर बिठा दिया, आपने शादियों के ऊपर बैन लगा दिया जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। आपने कहा जी 2-3 महीने आप शादी हॉल में शादी नहीं कर सकते, बाहर आउटडोर बैठ नहीं सकते। इतने एफर्ट्स करने के लिए देखिए एक ब्रेन चाहिए होता है, और वो ब्रेन ऑब्वियसली पंजाब हुकूमत के पास मौजूद था, उन्होंने बर वक्त इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि जो जो बाहर मौजूद है उन सबको घरों में भेज दो, जो रिक्शे से अपनी रोजी कमा रहा है उसका रिक्शा, उसका कारोबार बंद कर दो। इससे ज्यादा एफर्ट्स क्या करेंगे? मुझे सिर्फ समझने की जरूरत यह है कि ये तो अप्रैल मार्च की बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मार्च अप्रैल की क्या जरूरत है? ये अगले साल जाकर प्लानिंग करेंगे कि 2024 में जो डैमेज हुआ था उसको हमने रिकवर कैसे करना है। मेरे ख्याल में हम सूबा सिंध के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, हारिस साहब खुद सूबा सिंध से ताल्लुक रखते हैं, मुझे ये बताएं कि कराची का जो इंडेक्स है वो अंडर 100 कैसे आ रहा है? कराची में एक जमाने में इतना पोल्यूशन होता था कि लोग सांस नहीं ले सकते थे। देखिए उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ एफर्ट्स किए ना, तमाम तर तनकीद आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे करें, लेकिन उन्होंने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 1-2% एफर्ट्स किए होंगे। पंजाब हुकूमत की प्रायोरिटीज क्या है कि जो हो गया उसकी रूट कॉज को खत्म करने के बजाय वो सुपरफिशियल इक़दाम कर रहे हैं। इनको करना ये चाहिए था कि अगर पिछले 7-8 साल से ये मसला था तो वो सीजन शुरू होने से पहले हुकूमत पंजाब जो कि भारत में थी उनको खत लिखते, जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज थी, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर काम करती हैं, उनको एक्शन लेने की बात करते कि भारत के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की पेनल्टीज लगाएं, उनके खिलाफ इक़दाम किए जाएं कि जो 30% डैमेज है वो वहां से होता है। फिर इनको ये खुद समझने की जरूरत थी कि हम इंटरनली क्या गलतियां कर रहे हैं, लेकिन ये सब करने के लिए आपकी तरजीहात कुछ और होती हैं, आप कुछ और सोचते हैं और उस विजन के तहत आप चलते हैं। आपने ऑरेंज लाइन मंसूबा बना दिया, आप ग्रीन ट्रेन की बात करें, न जाने क्या कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन जब अब वो इंसान ही मौजूद नहीं होंगे जो कि उस फिजा में सांस लेते हैं, तो फिर किसको आपने ग्रीन लाइन में बिठाना है? आपने ऑरेंज लाइन ट्रेन में किसको बिठाना है जब लोग सांस ही नहीं ले पा रहे? आई थिंक इसको पहले समझने की जरूरत है कि हुकूमत की प्रायोरिटीज क्या है, हुकूमत की प्रायोरिटीज को समझने की जरूरत है। आदिल साहब, सना साहिबा ने तो बता दिया हुकूमत जो है वो क्या कर रही है। आपको भी ऐसा लगता है अवाम के दीगर मसाइल की तरह ये भी एक ऐसा मसला बनता जा रहा है जिसका बज़ाहिर हल तो मुमकिन है लेकिन तवज्जो नहीं है इस तरफ? बिल्कुल ऐसे ही है। वो हम मसनूई बारिश जो है वो सुन रहे थे कि वो कोई पंजाब के अंदर मसनूई बारिश होनी है, वो अभी तक तो बरसी नहीं है, वो पता नहीं कब बरसेगी। पंजाब के अंदर जब लोगों की जो है वहाँ पे खुदा न खास्ता उनकी जान को लाले पड़ जाएंगे, उसके बाद शायद हुकूमत करेगी। अब वो जो हुक्मरान हैं हमारे वो स्विट्ज़रलैंड से लंदन पहुँच गए हैं, तो वो वहाँ पर वक्त गुजारने के बाद जब आएंगे तो देखेंगे उस वक्त तक हमारा जो पंजाब के लोग हैं, अवाम है, वो जिंदा भी रहते हैं कि नहीं रहते। बाकी ये है कि तरजीहात में होना चाहिए और ये एक इंटरनेशनल मसला, इसको आलमी फोरम पे उठाना चाहिए। भारत के साथ आपके जितने मर्जी ताल्लुकात ख़राब हों, आपको इस एनवायरनमेंट के मसले के ऊपर उसके साथ निगोशिएट करनी चाहिए। अगर उसके बावजूद भारत जो है वो हटदर्मी का मुजाहरा करे तो आप आलमी फोरम के ऊपर इस मामले को लेके जाएं ताकि भारत के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो और दोनों तरफ से, यानी कि सिर्फ भारत नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी अगर 30% वहां से आता है तो 70% तो पाकिस्तान के अंदर से जो है वो जनरेट हो रहा है। और इस वक्त वो आप ये देखें ना कि आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद जैसा शहर जो सरसब्ज शहर है, वहां पे भी आज जो इंडेक्स है वो 263 पे चला गया, रेड लाइन के पास चला गया है। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो अगर डेवलप होगी, लोग यहाँ पर सांस लेना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, लोग मर जाएंगे इस तरह के मामलात में। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप शादियां बंद कर दें, आप बच्चों को स्कूल से उठा लें या स्कूल में ना भेजें, तो इससे तो आप और उल्टा और प्रेशर जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो हुकूमत को जो है वो सोचना चाहिए, ये सिर्फ ठीक है, अव्वल तो इकदाम उठाए नहीं जा रहे और जब मुनासिब वक्त था तब इकदाम नहीं लिए गए और जो इकदाम जिनकी बात हो रही है वो भी गैर मुनासिब ही लग रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, मसनूई बारिश के हवाले से हो रही है, गो के मसनूई बारिश भी अभी तक नहीं हुई, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल तो नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होनी चाहिए हुकूमत की और किस तरह से हुकूमत को इसको सीरियस लेना चाहिए? क्योंकि मैं पंजाब में रहती हूँ और मैं विक्टिम हूँ इस चीज़ की। बाहर निकलते हैं तो सांस लेना मुहाल है, आंखों में जलन हो रही होती है, बोला नहीं जा रहा होता, तो मासूम बच्चे, उनका क्या हाल है इस फिजा में? देखें, आंसर जाना इट इज डूएबल। द ओनली थिंग इज यू नीड टू हैव पॉलिटिकल विल एंड मेंटल रिजॉल्व। आप ये बताएं, आप किलन बंद करें, डिसाइड कर लें, और लेकिन उनको ये देखें आसान बंद कर दो, आप वो सारे भूखे मरने लगे। प्लीज गिव देम अ, जी हम आपको
ब्लॉक बनाने का अरेंजमेंट करके दे रहे हैं। आप ये जो 1500 अरब रुपया लोगों को मैंने एमपी को बांट रहे हैं डेवलपमेंट में, ना करें ना। एक साल के लिए आधा पैसा डेवलपमेंट में दे दें, आधा ये कामों के लिए लगा दें। आप इलेक्ट्रॉनिक बसेस ले आए, आप देखें कितना फर्क पड़ेगा। लोग सड़कों पर गाड़ियां लानी छोड़ देंगे। एक एक गाड़ी के ऊपर एक एक आदमी जा रहा होता है, बैठा ड्राइवर, और एक पीछे से आप बैठे होते। आप एक गाड़ी ले, अगर ले उसमें 30 लोग बैठे हैं, आराम से टाइम पे जा रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। इलेक्ट्रॉनिक बसेस वो चला लें। आप इस तरह के काम करें। उसके बाद आप इंडियन से कर लें, कंसल्टेंट हायर कर लें, कैसे आपने। लेकिन ये काम आप करने के आज करेंगे तो अगले साल आपको इसका डिविडेंड मिलेगा, उससे अगले साल डिविडेंड मिलेगा। ये नहीं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि अब हम खत लिख रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस? प्लीज स्टॉप दिस। ये जो गिमिक्रीज हम करते हैं लोगों को फैलाने के लिए, आपको अवाम ने चुने, आप उनके लिए जिम्मेदार हैं। उनके कारोबार के लिए, उनके जानो माल की हिफाजत के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी स्कूलिंग के लिए, एजुकेशन। ये काम है हमारे कंट्री जो हम नहीं करते हैं। और हम सब पर्क्स एंड प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके फिर रहे हैं। दैट्स द एंड ऑफ इट। आप बताइए कि ये जो 1500 रुपये डेवलपमेंट के आधा इनको दे दें। आप 5000 बस लोग आदमी ले ना पंजाब में, जो फैक्ट्री एरिया है, इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाते हैं। देखें हर एक, मैं भी चाहूंगा कि मैं बजाय कार में परेशान बैठा हूँ कि हम एक गाड़ी में आराम से सीट पे बैठूं, अखबार पढ़ता हुआ, टाइम के ऊपर अपनी जगह। दैट इज व्हाट इज नीडेड। यानी ब्रिगेडियर साहब, हर मसले का हल मौजूद होता है। मसला सिर्फ ये है कि इसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। सना साहिबा, हुकूमत तो ये कह रही है कि अवाम को भी शऊर का मुजाहरा करना चाहिए। अवाम किस तरह से शऊर का मुजाहरा करे? अशराफिया तो कर लेगी, घरों से बाहर नहीं निकलेगी, घरों के अंदर होगी तो एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। गरीब अवाम कहाँ जाएगी? मेरा ख्याल है कि अवाम अगर शऊर का मुजाहरा करे तो पहले तो उसको आप तालीम दें। हमारे यहाँ तो 1 करोड़ से ऊपर बच्चा स्कूल ही नहीं जाता। जब आप उनको एजुकेट ही नहीं करेंगे तो फिर वो कहाँ से शऊर का मुजाहरा करेंगे? एक जाहिल कौम से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि जो गरीब आदमी दिहाड़ी के ऊपर काम करने निकला है, उसको शऊर चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, उसको एहतियात चाहिए, या उसको रोटी चाहिए जो कि उसने अपने बच्चों को देनी है या घर लेके जानी है। आप उन तमाम लोगों को देखें जिनके पास मास्क खरीदने के पैसे नहीं होते, जो रोजाना की बुनियाद पे 200-300 रुपए की दिहाड़ी पर काम करते हैं। हमारे यहाँ डेली वेजेस क्या है और हमारे यहाँ माहाना वेजेस क्या है? जो अमीर लोग हैं वो तो इस चीज को प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं, लेकिन जो गरीब तबका है उसको आप घर के अंदर नहीं बिठा सकते हैं। आपको याद होगा जब कोरोना का फेज आया था, उस वक्त जिस अजाब से जो लोएस्ट कम्युनिटी गुजरी थी वो शायद हम सबके सामने है। हम सर्वाइव कर गए थे लेकिन वो लोग सर्वाइव नहीं कर सके थे, और जिस क्राइसिस से वो लोग गुजरे थे हम बखूबी जानते हैं। उस फेज में जो मिडिल क्लास लोग थे वो लोअर मिडिल क्लास तक पहुंच गए थे, और जो लोअर मिडिल क्लास थे वो उसकी लकीर से नीचे चले गए थे। आई थिंक इसमें थोड़ा सा अब जो होना था वो हो गया। अब आपको सिर्फ करना यह है कि आप कुछ ऐसी फैसिलिटेशंस कर दें जो कि आप एटलीस्ट उन लोगों के लिए कर सके जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस हवाले से चाहे मेडिकेशंस हो, चाहे प्रिकॉशनरी मेजर्स हो, चाहे वॉलंटरली जो मुख्तलिफ जो इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑफर करें या हुकूमत की फैसिलिटेशन से करें। मैं किसी भी हुकूमत के सरबराह की बैरून मुल्क दौरों के ऊपर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जिसके पास ये मिनिस्ट्री मौजूद है, जिनकी तरजीहात में शामिल है, जिनको यहाँ होना चाहिए, कम से कम वो लोग उन लोगों के दरमियान हो। कम से कम आपको ये महसूस हो कि अगर हमारे बच्चे, आपके बच्चे इस हवा में सांस ले रहे हैं तो उनके बच्चे भी इसकी हवा में सांस ले रहे हैं और उनको भी उस तकलीफ का एहसास है। तो आई थिंक ये मेजर्स करने बड़े जरूरी हैं। और दूसरा ये कि चलें अब इस साल तो जो होना था हो गया, लेकिन अगर अगले साल भी आपको इसी फेज से गुजरना है तो उसके लिए आपको 1 साल पहले तैयारी करनी चाहिए कि ताकि अगले साल दोबारा आपको इस पूरे फेज से दोबारा बिल्कुल ऐसे अभी तो जो वर्स्ट सिचुएशन हो गई है सना, इससे तो निकलना अभी नामुमकिन हमें नजर आ रहा है, लेकिन अगले साल के लिए हमें पहले से हर्रिक होने की जरूरत है। और हमें क्या, हुकूमत को इस सिलसिले में मुतहर्रिक होने की जरूरत है और हुकूमत को इस सिलसिले में एक्शन लेने की भी बेहद अशद ज़रूरत है, क्योंकि सिचुएशन इस वक्त वर्स्ट होती जा रही है। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आइनी बेंच की तश्कील के बाद इंतज़ार ये था कि आइनी बेंच कब से फंक्शनल हो जाएगा। कुछ कन्फ्यूजन हमें नज़र आ रही थी। कल भी हमने देखा कि एक केस की समाअत के दौरान जजेस के दरमियान एक मुबाहिसा रहा, क्योंकि कन्फ्यूजन बरकरार थी कि कोई भी अगर केस आता है तो आइनी बेंच इसको देखेगा, रेगुलर बेंच इसको देखेगा। तो अब 14 नवंबर से बाकायदा तौर पर आइनी बेंचेस समाअत का आगाज़ करने वाले हैं। आदिल साहब, आपको लगता है कि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी? देखिए, पहले कोर्ट नंबर 1 जो है वो जो है उस पर नज़रें होती थी कि वहाँ पे चूँकि चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच बनता था और उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें केसेस लगे। अब बेंच नंबर 3
में जो है उसको वो फोकस होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उस चूँकि बेंच के सरबराह हैं और सीनियरिटी में वो तीसरे नंबर पे आ गया है वो बेंच, और कोर्ट नंबर 3 में जो है 14 तारीख से बाकायदा इन चीज़ों की समाअत हो जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो काज लिस्ट, जो पहली काज लिस्ट बननी है, उसमें कौन से केसेस को जो है वो प्रायोरिटी मिलनी है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि आइनी मामलात हैं और उन आइनी मामलात का पाकिस्तान की सियासत से और दीगर मामलात के साथ बहुत गहरा लिंक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पहली काज लिस्ट में कौन से केसेस को प्रेफर किया जाता है, और फिर आने वाले दिनों में किस तरह से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइनी जो फैसले हैं आइनी मामलात के जिनमें ज़्यादा जजेस ने फैसला दिया हुआ है। इस वक्त 6 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा, और आयशा मलिक जो है वो 2 दिन की छुट्टियों के बाद जब आ जाएंगी तो 7 रुकनी होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो आगे जो बेंचेस की तश्कील होनी है वो किस तरह से होगी, और उनमें केसेस को किस तरह से लेके आगे जो है वो जाएगा। जो सबसे इस वक्त जो सूरत हाल नजर रही है, पिंग पोंग तो यकीनी तौर पर हमें नज़र आएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज एक जो रूटीन के बेंच हैं, जिस तरह से कल मंसूर अली शाह ने एक जेस्चर उसके ऊपर दिया, और अब आइनी बेंच किस तरह से केसेस को वापस करेगा, और जो दिगर बेंचेस हैं वो किस तरह से केसेस के ऊपर बिहेवियर अपना शो करेंगे और वो उन आइनी बेंचेस को भेजेंगे। ये देखते हैं। अभी ये फर्स्ट टाइम चूंकि हो रहा है 26वीं आइनी तरमीम के बाद, 14 तारीख के बाद अदालत के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ जाएंगी। तो ये अब देखते हैं कि किस किस्म के मामलात, किस किस्म का माहौल और जजेस का रवैया जो है वो ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने के काबिल होंगी। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी ऐसा लगता है चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी, या आपको लगता है कि जो कन्फ्यूजन है अभी ये बरकरार रहेगी जब तक प्रोसीजर तय नहीं होता? देखिए, एक तो बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है। फिर उसके बाद डिवीन लगता है उसमें, ऐसे एक सिग्नल बन गया कि जी ये अपोजिशन के हैं, ये गवर्नमेंट के हैं। थर्ड कंट्रोवर्सी है वो खत्म करने की जरूरत। ये बहुत बड़ा इसमें हाथ होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, कि उनको एक तो अपने जजेस की खुदबत करनी चाहिए, उसमें दे शुड कम कि डोंट लुक बैक, लेट्स लुक फॉरवर्ड कि हमने आगे कैसे चलना, अपनी साख जो हमारी थोड़ी सी डैमेज हुई है उसको हमने कैसे रिट्रीव करना, और जो अभी जजेस के बेंचेस बनते हैं आइन कोर्ट के अंदर आते हैं, जो केसेस आते हैं वो देखने कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या किया जाता है। पूरी कौम की नजरें हैं। इस वक्त सबसे अहम रोल जुडिशरी का है। इस वक्त अगर जुडिशरी बैलेंस रोल मेरिट पे डिसीजन लेती है, और उनके डिसीजन जजेस के डिसीजन बोलते हैं, जजेस खुद नहीं बोलते हैं। आई थिंक इससे पता चलेगा कि ये किस साइड पर जा रहे हैं। आई फील आई हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस जनरल या फरीदी के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर, कि ही लुक्स वेरी बैलेंस्ड, मैच्योर, बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी स्टेबल है। आई होप कि ये काफी हद तक जैसे मंसूर को भी और फिर मुनीब को भी ये अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, एंड मेक अ रियली रिस्पेक्टेबल जुडिशरी, क्योंकि ये टॉप मोस्ट अजय इसके बाद कहीं जो है वो इंसाफ लेने का कहीं नहीं जा सकते। इसलिए इसको बस देख लें। एक मुझे अभी तक समझ नहीं आती है कि फुल बेंच का डिसीजन जो मकसद नशिस्तों का, वो आईनी बेंच के 6 जज कैसे उसको ओवरऑल कर सकते हैं या उसकी फेवर कर सकते हैं। ठीक है, आने वाला वक्त बताएगा। 14 नवंबर से बाकायदा तौर पे अब जब केसेस आएंगे आईनी बेंच के सामने तो चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी। सना, हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच का क़याम अमल में लाया गया, जजेस की तादाद में इजाफा हो गया। अदालतें बेसिकली आवाम को रिलीफ देने के लिए बनती हैं। आपको लगता है कि आम आवाम के जो केसेस हैं उनकी सुनवाई में आसानी होगी, जल्दी से सुने जाएंगे? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जो क़याम था उसका मकसद आवाम की सहूलत नहीं था, आवाम की फैसिलिटेशन नहीं था, वो मकासद कुछ और थे, और वो आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में वाज़ेह भी आहिस्ता आहिस्ता होते जाएंगे। क्योंकि इस हवाले से अगर आपको याद हो, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक से ज़ायद मरतबा ये बात कर चुके हैं, तनकीदी पहलू के हवाले से सही, कि आखिर फिर बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस हैं उनकी क्या वर्थ रह जाएगी, क्या वो गैर आईनी होंगे, या जब तक उन बेंचेस का क़याम नहीं होता उनका मकसद क्या होगा। फिर एक मौके पर उन्होंने तंज़िया ये भी कह दिया था कि जी कुछ केसेस तो आप हमारे लिए छोड़ दें। तो ऐसा नहीं है कि बाकी जो जजेस हैं वो इन सपोर्ट चलेंगे। ऑब्वियसली 2 सीनियर तरीन जजेस जो कि जस्टिस याया अफरीदी साहब से सीनियर थे, वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाया जाना है। तो कहीं ना कहीं अगर उनके पास बचे कुछ केसेस आएंगे
तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना स्मूथली उस चीज को चलने देंगे। जब एक दफा एक सिस्टम वोकल हो जाता है तो उसके बाद उसको दोबारा उसकी जुबाबंदी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जस्टिस याया आफरीदी साहब वैसे बज़ाहिर एक न्यूट्रल शख्सियत हैं और उनके जो फैसले हैं वो भी उनकी शख्सियत की वजाहत करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं, जिस तरीके से वो अपना कंडक्ट लेके चलते आए हैं पिछले कुछ अरसे के दौरान। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो फेज है, उनका जो टेन्योर होगा वो बहुत जल्दी मुश्किलात का शिकार होगा और उनके लिए थोड़ा सा इन सीनियर तरीन जजेस को, जो ऑब्वियसली पुरानी तनख्वाह पर काम तो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उनको हैंडल करना मुख्तलिफ स्टेजेस पर उनके लिए मुश्किल बना रहेगा। और मेरा ख्याल ये है कि उनके लिए ये एक लाइबिलिटी भी बन जाएगा उन तमाम सीनियर तरीन जजेस को जो बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं, उनको साथ लेकर चलना। लेकिन जब ये 34 जजेस हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तब आई थिंक अगर आप अक्सरियत को अकलियत में बदल देंगे, मैं माहौल की बात कर रही हूँ, आप समझ रही हैं, तो जब आप उसको अकलियत में बदल देंगे तो आई थिंक तब उस चीज को कुछ कूल डाउन करने में मदद मिल सकेगी। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी बहुत आसानी के साथ मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस याया आफरीदी साहब एक अच्छा फेज गुजारेंगे, कम से कम टिल दिसंबर। ठीक है, यानी आने वाला वक्त डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि इससे पहले ये भी देख रहे हैं कि वो ग्रजेस जो जजेस के दिल में मौजूद हैं, उन ग्रजेस के साथ क्या स्मूथली प्रोसीजर आगे प्रोसीड करता है या नहीं, ये आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। नाजरीन, प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह ने के बाद।